नमस्कार। आज की हमारी कहानी है सिर्फ तुम। यह भी कोई जीना है। न खुलकर बोल सकते हैं, न हंस सकते हैं और न ही कहीं घूम सकते हैं। रोज रोज की घुटन से तंग आकर आखिर मोनिका फट ही पड़ी। यही तो परिवार है जहाँ सबके लिए जगह है, प्यार है। जिन्होंने हमें योग्य बनाया उनके लिए भी तो हमारे कुछ दायित्व हैं। अनुपम ने उसे समझाना चाहा। अब वह जमाना नहीं रहा अनु। आज हर परिवार इस बात को अच्छी तरह समझता है कि पति पत्नी को अपने मन मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है और तुम हो कि अपने आप बड़प्पन का बोझ ओढ़े पड़े हो। इस घुटन भरे घर में तो सारे सपने बिखर गए मेरे। मोनिका की भ्रुकुटियां तन गईं। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस तरह के सपने पाले बैठी थी। मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारे साथ अपना जीवन बर्बाद करने जा रही हूँ। प्रेम विवाह से आह्लादित मोनिका पति के प्यार में खुलकर जीना चाहती थी, लेकिन परिवार में ऐसी स्वतंत्रता के लिए जगह नहीं थी। कुछ दिनों तक उसने दबी आवाज में अपना दुख व्यक्त किया, लेकिन जब अनुपम ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया तो उसके सब्र का बांध टूटना ही था सो टूट गया। उस दिन से दोनों के बीच संबंधों में शिथिलता आ गई। दोनों बात तो करते, लेकिन उसमें औपचारिकता ने घर बना लिया था। दीपावली की छुट्टियां पड़ी तो मोनिका अपने मायके जाने की जिद करने लगी। घर वाले चाहते थे बहू उनके पास रहे। अनुपम ने भी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। इससे आगे बढ़कर उसने अनुपम को भी मायके में दीपावली मनाने को कहा। अनुपम को यह व्यवहार कांटे जैसा लगा, लेकिन विवाद से बचने के लिए थोड़ी नानुकुर के बाद उसने समर्पण कर दिया। अपने घर वालों को उसने यह सांत्वना देकर मनाया कि एक दिन बाद आ जाएगा। अम्मा, बाबूजी और छोटे भाई बहनों के चेहरे पर उपजी वेदना को महसूस करके वह मर्माहत हो उठा था। अनुपम मोनिका के साथ गया, पर दुखी मन से। वह कुपित था उसके ढीठ व्यवहार पर। दूसरे दिन सास ससुर ने भी उसे अघोषित रूप में समझाना शुरू कर दिया। बेटा, कुछ अपने होने वाले परिवार के बारे में भी सोचो। कल को बच्चे होंगे, उनकी शिक्षा, कैरियर सब देखना होगा। बेहतर हो तो अलग घर ले लो। छोटे घर में कैसे गुजर होगी? दोनों कमाते हो, कोई आर्थिक परेशानी तो है नहीं। आदि आदि अनुपम मुझे मन से हाँ हूँ करता रहा, लेकिन यह बात उसे चुभ गई कि मोनिका ने अपने माता पिता के माध्यम से यह नया जाल फेंका। वह लौटना चाहता था, मगर मोनिका ने कुछ प्यार की अल्लड़बाजी और कुछ रूठने मनाने के बहाने कुछ दिन और रुकने का अड़ंगा लगा दिया। वह दोहरे तनाव में फंस गया। घर से अम्मा, बाबूजी और बहन भाई के फ़ोन आ रहे थे और इधर मोनिका उसे अपने पल्लू से बांधे पड़ी थी। वह घर वालों से बहाने बनाते बनाते थक गया। पूरी छुट्टियां खत्म होने के बाद ही दोनों लौटे। घर आते ही स्थिति पहले से ज़्यादा तनावपूर्ण हो गई। घर वालों की कुपित मुख मुद्रा और अघोषित टीका टिप्पणी ने मोनिका के माथे पर आक्रोश की रेखाएं खींच दी। अनुपम तो पहले से ही खिन्नता से भरा हुआ था। मोनिका के घर वालों ने अलग होने के लिए जो पट्टी उसे पढ़ाई थी, उसका प्रभाव भी कुछ दिनों बाद दोनों पति पत्नी के संबंधों पर पड़ने लगा। उसको लेकर दोनों के बीच हो रहे वाकयुद्ध की जानकारी जब अनुपम के घर वालों के कानों तक पहुंची, तो रविवार की छुट्टी के दिन अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया। हमारे यहाँ शुरू से ही सारी बहुएं घर में ही रहती आई हैं। अलग होने के संस्कार नहीं है हमारे। अम्मा ने मोर्चा संभाल लिया। अब समय बदल गया है, पहले जैसी बातें नहीं थोपी जा सकती। मोनिका ने अम्मा की बात को काटा तो अनुपम की बहुएं तन गईं। उसने मोनिका को समझाना चाहा, लेकिन विवाद और तर्कों का सिलसिला थमने की बजाय और बढ़ता गया। इस पर मोनिका ने अपने मायके में फ़ोन करके आग में घी डालने का काम कर डाला। कुछ देर में उसके मम्मी पापा भी आ थमके। जैसी मोनिका वैसे ही उसके घर वाले। पापा तो चुप रहे, लेकिन मम्मी ने अनुपम और उसके परिवार वालों को काफ़ी खरी खोटी सुना डाली। मामला शांत होने पर मोनिका के मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन अनुपम के अंदर अपमान की ग्रंथि भर गई। इस घटना से अनुपम और मोनिका के बीच संबंधों में आई तनातनी एवं टूटन और बढ़ गई। इससे मुक्ति पाने और मोनिका के लगातार जिद पकड़े रहने पर अनुपम ने अलग रहने पर सहमति दे दी।
हालांकि वह स्वयं और उसका परिवार इसके पक्ष में कतई नहीं था। कॉलेज के परिसर में कोई क्वार्टर खाली नहीं था, इसीलिए पास में ही एक मकान किराए पर लेकर दोनों इसमें शिफ्ट हो गए। मोनिका अपनी इस जीत पर अंदर ही अंदर जश्न मना रही थी। उसने सोचा अब अपने लटकों झटकों से अनुपम की सारी नाराज़गी दूर कर देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अनुपम के अंदर मोनिका के सामने विवश होकर झुकने के और स्वयं एवं परिवार को अपमानित किए जाने का कांटा लगातार चुभ रहा था। इसके प्रतिकार में उसने मोनिका के परिवार से संबंध औपचारिक स्तर तक सीमित कर लिए। जब कभी मोनिका के परिवार के लोग आते तो वह उनमें कोई रुचि नहीं लेता। ऐसे अवसरों पर अक्सर वह घर से बाहर चला जाता और बहुत देर बाद लौटता। अनुपम के इस व्यवहार के कारण मोनिका के अंदर भी अपमान का जहर भरने लगा। इसकी परिणति पहले हल्की बहस, फिर आरोपों के तीखे बाण और फिर कई दिनों के लिए संवादहीनता के रूप में होने लगी। उनके बीच ऐसा परिवेश निर्मित हो गया जिसमें दो व्यक्ति साथ तो रह रहे थे, लेकिन दोनों अकेले। घरेलू जरूरतों के लिए ज़्यादातर अनुमान और आभास का सहारा, संवादहीनता से उपजी असहनीय त्रासदी, दोनों के बीच चल रही तनातनी के बीच बच्चे की पैदाइश भी टाल दी गई। यह कैसी स्थिति आ गई थी घर में, इसकी तो कल्पना तक नहीं की थी। धीरे धीरे दोनों के अंदर विवाह को लेकर पश्चाताप ने घर बनाना शुरू कर दिया। इससे मुक्ति पाने के लिए वे कल्पनाओं में वैकल्पिक दिवास्वप्न देखने लगे। काश किसी और से विवाह करते तो यह त्रासदी नहीं सहनी पड़ती। व्यक्ति के अंदर नैसर्गिक भावनाओं की पूर्ति का प्रवाह हमेशा बना रहता है। मोनिका और अनुपम भी इससे अलग नहीं थे। समय बीतने के साथ संवादहीनता की स्थिति ने अनुपम और मोनिका के अंदर अपनी भावनाओं को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करने की भूख बढ़ा दी। घर की नीरवता से दम घुटने लगा तो अनुपम अपनी साथी प्रोफेसर प्रेरणा की ओर आकर्षित होने लगा। कंचन काया और सौंदर्य से परिपूरित प्रेरणा ने कुछ माह पूर्व ही ज्वाइन किया था। अनुपम उसकी ओर खींचा जा रहा था, लेकिन प्रेरणा को तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। वह सामान्य संबंधों की सीमित रही। इससे अनुपम के अंदर प्रेरणा से प्रेम पाने के लिए बेचैनी और बढ़ती गई। वह उसके प्रेम सागर में डूब जाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगा, लेकिन प्रेरणा ने उसे उपेक्षित ही बनाए रखा। कारण वह पहले से ही किसी के प्रेम पाश में बंधी हुई थी। उसे छोड़कर एक विवाहित आदमी से क्यों जुड़ती? अनुपम इससे अनभिज्ञ था। ऐसे में वह दोहरी वेदना से भरे द्वंद्व में फंसा। पत्नी दूर हो चुकी थी और प्रेमिका पास नहीं आ रही थी, तो क्या सारा जीवन ऐसे ही रिक्तता में बीत जाएगा? यह प्रश्न रह रहकर उसके मन में उभरने लगा। यह स्थिति अकेले अनुपम के साथ ही हो ऐसा नहीं था। मोनिका को भी प्रेम के अभाव ने विचलित करना शुरू कर दिया। बस यंत्र चालित जीवन रह गया था। सुबह उठना, ब्रेकफास्ट तैयार करना, दोपहर का खाना बनाकर रख देना, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर अलग अलग करना, डिनर के बाद बेड पर अपने अपने हिस्से में दुबक जाना। रोजाना का यही क्रम बन गया था। सब कुछ भावहीन क्रियाओं के साथ संवादहीनता से उपजी त्रासदी के बीच मोनिका का मन प्रेम भाव की संतुष्टि के लिए रात दिन छटपटा रहा था, उद्वेलित हो रहा था। कितना भी कृत्रिम बनो, मगर नैसर्गिक जरूरतों को मारना बहुत दुष्कर होता है। मोनिका के अंदर भी रह रहकर एक चाह उमड़ रही थी कि कोई ऐसा अपना हो जिसके कंधे पर सिर रखकर प्रेम सुख पा सके, अपनी भावनाओं को शेयर करके जीवन में आई रिक्तता को भर सके। इससे वशीभूत उसका मन एक हमसफ़र को तलाशने लगा और सामने आ गया उसका अपना पीएचडी स्टूडेंट, उससे 2 वर्ष छोटा गौरव, जिसकी ओर बढ़ते कदमों को वह रोक नहीं पा रही थी। शनिवार को अवकाश था। घर के घुटन भरे परिवेश से मुक्त होने के लिए मोनिका नैनी झील के किनारे ठंडी सड़क पर आ गई थी, गौरव से मिलने। पीएचडी पर डिस्कशन के बहाने झील के पास से गुजरती ठंडी सड़क किसी अकेले व्यक्ति, युवा प्रेमी जोड़ों एवं नवविवाहित पति पत्नी के घूमने के लिए एकदम माकूल है। दुख के क्षणों में भी
इसकी धुंध में लिपटी नीरवता बहुत सुकून देती है। मोनिका के लिए भी यह सड़क कुछ ज़्यादा ही जानी पहचानी हो गई थी। सड़क के किनारे गुलमोहर के पेड़ों के नीचे बेंत की लकड़ी से बनी बेंच पर बैठकर उसने दूर तक नज़र डाली तो अनुपम के साथ बिताई कई पलों की यादें ताज़ा हो गई। अनुपम से मोनिका की पहली मुलाकात इसी ठंडी सड़क पर हुई थी। वह अनुपम जो आज उसका पति है, पहले कभी उसका प्रेमी हुआ करता था। बड़ा खूबसूरत शहर है नैनीताल, चारों तरफ पहाड़ियाँ और बीच में नैनीताल, जिसने शहर को दो भागों में बांट रखा है, इधर तल्ली ताल और उधर मल्ली ताल। मोनिका और अनुपम दोनों के घर तल्ली ताल में थे और डिग्री कॉलेज जहाँ वे पढ़ते थे मल्ली ताल में था। अनुपम के पिता सीनियर वकील थे और मोनिका के पिता उनके जूनियर। अनुपम और मोनिका के बीच प्रेम पनपने में दोनों के पिताओं के प्रोफेशनल करियर से ज़्यादा ठंडी सड़क की खास भूमिका थी। इसी सड़क पर आते जाते ही तो उनके बीच नज़दीकियाँ बढ़ी थी। फिर एक दिन इसी जगह घने कोहरे के बीच दोनों ने एक दूसरे को प्रेम पाश में बांधने की स्वीकृति दी थी। दोनों निकले तो थे कॉलेज जाने के लिए, लेकिन चल पड़े प्रेम की राह पर। उस दिन कोहरे के बीच बेंच पर बैठे दोनों घंटों ओवरकोट और शॉल में छिपे आपस में लिपटे रहे थे, कहीं अलग न हो जाएं। पोस्ट ग्रेजुएशन का आखिरी साल है हमारा। भीगी पलकों के साथ मोनिका अनुपम के सीने में सिमट गई। आखिरी साल है तो क्या हुआ, हमें तो आखिरी सांस तक साथ रहना है। अनुपम ने भी मोनिका को जोर से आलिंगन में भींच लिया। तुम परेशान मत हो, देखो ऐसा करते हैं, फिलहाल हम दोनों पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं। 3 साल तक तो मिलना पक्का। अब तो खुश, मुझसे कभी अलग मत होना अनु। अपने जीवन में किसी और को जगह मत देना प्लीज़। मोनिका की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही हो मोना, कहते हुए अनुपम ने उसके माथे पर चुंबन जड़ दिया। अनुपम के पीएचडी के सुझाव ने मोनिका को जैसे नया जीवन दे दिया हो। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के प्रेम पाश में बंधे आनंद के सागर में डूबे रहे। समय के साथ साथ उनके बीच प्रेम बढ़ता ही गया। इसकी भनक जब दोनों के परिवारों को लगी तो परिपक्वता और बाधा रहित संबंधों की परिणय सूत्र में बांधने में उन्होंने भी खुले मन से सहमति दे दी। सुखद संयोग कुछ ऐसा बना कि पीएचडी की डिग्री पूरी होते ही उनके जीवन 2 उपहारों से खिल उठे। न केवल वे विवाहित के अटूट बंधन में बंध गए, बल्कि कुछ समय बाद दोनों को उसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक का जॉब भी मिल गया। मोनिका के ससुराल में सास ससुर, छोटा देवर और छोटी ननद से मिलकर बना परिवार था। परेशानी बस यही थी कि घर बहुत छोटा था। मोनिका और अनुपम सुबह साथ ही कॉलेज निकल जाते और शाम को लौटते। उसके बाद थकी हारी मोनिका को घर के काम में जुटना पड़ता। घर वाले नौकरानी रखने को राजी नहीं हुए। तर्क दिया कि उनके परिवार में ऐसा कभी हुआ ही नहीं और फिर 2 बच्चों का विवाह भी तो करना है। मोनिका ने सोचा था नए घर में अनुपम के प्रेमांकुर को हरे भरे पौधे का रूप दे देगी, लेकिन उसके सपने बिखरते चले गए, जिन्हें समेटने के लिए अब उसकी कल्पना में था गौरव। आखिर कोई तो हो जो सूखते जीवन को प्रेम रस से तृप्त कर सके। इसके लिए उसने गौरव का साथ पाना चाहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद गौरव अभी तक उसका अपना नहीं हो सका था। इसका कारण था गौरव स्वयं अपनी एक क्लासमेट के प्रेम सागर में डूबा हुआ था। मोनिका को इसका पता नहीं था। सो गौरव की ओर से मिल रही उपेक्षा के उपरांत भी वह उसके साथ एक तरफा प्रेम के मोहपाश से स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही थी। भले ही ठंडी सड़क का रोमांस भरा परिवेश प्रेमियों और नवविवाहितों के प्रेमालाप का वर्षों से गवा रहा हो उसकी ही तरह, लेकिन अब वह अकेली थी। ना तो पति साथ में था और न ही प्रेमी। गौरव का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं था। पति और कल्पना में समाये हुए प्रेमी के बीच द्वंद्वात्मक स्थिति से हताश वह देर तक भीगी पलकों के साथ झील को निहारती रही। फिर चल पड़ी घर की ओर। वह घर जो अब घर नहीं बल्कि मकान का ढांचा भर रह गया था।
भाव शून्यता एवं संवादहीनता के कारण अनुपम और मोनिका के लिए अवकाश के दिन भी बोझ बन गए थे। ऐसे ही अवकाश के एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद मोनिका और अनुपम अपने अपने मोबाइल पर चिपटे हुए थे। तभी उनके घनिष्ठ तुषार और नेहा उनसे मिलने आ पहुँचे। दोनों नगर निगम में सेवारत थे। तुषार जूनियर इंजीनियर और नेहा वही हेड क्लर्क के पद पर। उन्होंने प्रेम विवाह किया था और बहुत खुश थे। चारों लॉन में आ गए। बातों ही बातों में दोनों के टूटते संबंध के बारे में जानकर तुषार और नेहा दुखी हो उठे। घर पहुंचकर दोनों ने आपसी मंत्रणा कर अनुपम और मोनिका के संबंधों को बचाने की रूपरेखा तैयार की। इसके लिए अनुपम और मोनिका से अलग अलग बात करना जरूरी था। उसी शाम उन्होंने अनुपम को चाय पर बुलाया। चाय पीने के बीच बात शुरू की तुषार ने, अनुपम क्या बात है, यूँ घुट घुट कर क्यों जी रहे हो? जीवन को क्यों नर्क बना रखा है? हमसे कुछ छिपा नहीं है। मोनिका ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। अब साथ रहना मुश्किल है। अनुपम ने अपने मन की बात कह दी। फिर और कुरेदने पर पूरी भड़ास निकाल दी। अरे हो जाती हैं ऐसी बातें, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, साथ रह रहे हो ना? नेहा ने समझाया। कैसा साथ? नरक बना रखा है घर को। प्यार में बड़ी शक्ति होती है। तुम्हारे प्रेम पाश में बंध गई तो कहीं जाना नहीं चाहेगी। तुम परेशान मत हो, हम मोनिका को भी समझाएंगे। नहीं, अब और नहीं सहा जाता, दूसरा साथी तलाशना ही होगा। अनुपम ने दो टूक कह दिया। यह आसान नहीं है और उचित भी नहीं है। तुम्हारी पत्नी है ना घर में? तुषार ने समझाया। वह जब मुझसे बात ही नहीं करती तो कैसी पत्नी? आखिर मैं इंसान हूँ, मुझे भी तो प्रेम सुख चाहिए। कहाँ जाऊँ? इसके लिए घर में मोनिका है तो। जरा सोचो, बाहर वाली को प्रभावित करके अपना बनाने में जितना प्रयास करोगे, धन और समय खर्च करोगे, उससे कम में तो मोनिका स्वयं ही तुम्हारी गोद में लुढ़क कर आएगी और फिर उसे भी तो तुम्हारी ज़रूरत होगी। नेहा ने अनुपम को छेड़ते हुए कहा। अरे प्रेमिका तो घर में ही है, बाहर तो बेकार ही हाथ पैर मार रहे हो। उसका क्या भरोसा, मारीचिका निकली तो। समाज और कानून की भी तो मर्यादाएं हैं यार। घर में मोनिका नाम की जो लड़की है उसी को प्रेमिका समझकर क्यों नहीं फुसलाते? आखिर शादी से पहले भी तो उसके आगे पीछे डोलते रहते थे। कहते हुए तुषार ने आंख मारी तो ना चाहते हुए भी अनुपम के चेहरे पर हंसी आ ही गई। और फिर घरवाली से प्रेम प्रदर्शन में ना तो कोई रिस्क और न ही समाज और कानून का डर। इस पर सभी जोर से हंस पड़े। तुषार ने आगे कहा, अनुपम, इस तरह के उतार चढ़ाव तो हर परिवार में आते ही रहते हैं। इसका अर्थ यह तो नहीं कि स्थिति को संभालने के बजाय दूसरा विकल्प तलाशा जाए। अच्छा सुनो, नेहा ने तुषार के साथ चुहलबाजी की। अगर मैंने मुंह फेर लिया तो क्या करोगे? अरे मोहतरमा, आपकी मिन्नतें करेंगे, मनाएंगे, फुसलाएंगे, बहकाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन तुम्हें अलग नहीं होने देंगे। तुम्हारे बिना हमारा जीवन ही कहाँ। तुषार ने नेहा की बाह में चिकोटी काट ली। ऐसे में किसकी मजाल कि तुम्हारे प्रेम जाल से छूट सके? नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुषार और नेहा के घर से लौटते हुए अनुपम काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। दूसरे दिन तुषार और नेहा ने मोनिका को भी शाम की चाय पर अकेले बुलाया, लेकिन उसे अनुपम के साथ हुई बातचीत के बारे में नहीं बताया। देखो मोनिका, तुम अंदर ही अंदर घुट घुट कर क्यों जी रही हो? बात क्या है? चाय पीने और औपचारिक बातों के बाद नेहा ने पूछा। अनुपम एकदम बदल गए हैं, पहले जैसे नहीं रहे। मोनिका के स्वर में वेदना थी। उसने भी जो भी मन में था सब खोल कर रख दिया। उद्वेलित मन थोड़ी सी भी सहानुभूति पर फूट पड़ता है। ऐसा नहीं है, तुम्हारी सोच बदल गई है। एक ग्रंथि पाल ली है तुमने। क्या वह तुम्हें प्रताड़ित करता है, हिंसा करता है तुम्हारे साथ, घर गृहस्थी का ख्याल नहीं रखता? तुषार ने एक साथ मोनिका के सामने कई सवाल रख दिए। नहीं, ऐसा तो नहीं है। वे तो हर बात का ख्याल रखते हैं, जोर से बोलते तक नहीं। लेकिन बस मेरे लिए उनका प्रेम समाप्त हो गया है। मेरे भी कुछ अरमान हैं। कभी कभी लगता है कि कोई तो हो जिसके साथ अपना मन हल्का कर सकूं।
कहते हुए मोनिका फूट फूट कर रो पड़ी। देखो मोनिका, तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है। ईगो से जन्मा एक खालीपन है जो तुम दोनों को खाए जा रहा है। दूसरे साथी के लिए आकर्षण भी इसी खालीपन को भरने के लिए ही है। बस गलती यही है कि हम घर में प्रेम होते हुए भी उसे बाहर तलाशते हैं, यह जानते हुए भी कि उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए घर में मिलने वाले प्रेम और खुशियों का गला मत घोंटो प्लीज़। थोड़ी देर की खामोशी के बाद नेहा ने समझाया, यार पति पत्नी के बीच किस बात का ईगो? इस ईगो और चुप्पी ने ही कई हंसते खेलते परिवारों की खुशियाँ छीन ली हैं। अनुपम अभी तुम्हें ही चाहता है, मैं पक्के तौर पर कहती हूँ। वह भी तुमसे मिलने को बेचैन होगा, तुम थोड़ी पहल तो करो। नेहा ने भी समझाया, मुझसे नहीं हो सकता अब। मोनिका ने बुझे स्वर में कहा, अरे यार समझ तो, नारी के पास तो पुरुष को अपना बनाने के 1000 गुण होते हैं। पराये पुरुष को अवैध रूप में रिझाने में लगी हो और घर का अपना पुरुष तुम्हारे कब्जे में नहीं आ रहा है। कमाल है, जरा प्रेम की बारिश तो करो, फिर देखना अनुपम कैसे खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचा चला आता है, और वह भी खुशामद करता हुआ। नेहा ने उसकी कमर में चिकोटी काटी तो वह खिलखिला पड़ी और फिर काफ़ी सहज हो गई। मैं तो खुद बेबस हूँ इनके सामने, थोड़ा सा भी दूर भागता हूँ तो तुरंत इनकी कातिल अदाएं अपने मुँह पाश में बांध लेती हैं। क्यों देवी जी, ठीक कह रहा हूँ ना? तुषार ने नेहा की आंखों में झांकते हुए कहा तो सभी खिलखिला पड़े। तुषार और नेहा के चलाए तीर निशाने पर लगे। मोनिका घर पहुंची तो हिरणी जैसी प्रसन्नता के भाव से भरी हुई थी। कमरे में झांका तो बेड पर अनुपम करवट लिए लेटा था। तो क्या बिना खाए ही सो गया? करुणा से उसकी आंखें द्रवित हो गईं। बहुत देर तक छिपती नजरों से उसे निहारती रही। वह उसे मासूम बच्चा सा लगा। भाव विहलता के साथ वात्सल्य भी उमड़ पड़ा। कई दिनों बाद उस अनुपम को देख रही थी जिसे पहले प्रेमी के रूप में हर पल अपनी आंखों में और अपने मन में समाये रखा था। उसकी नज़रों के सामने प्यार होते समय की सारी यादें घूम गई। क्या यह वही अनुपम है जिसके बिना एक भी पल नहीं रह पाती थी? तो अब क्या हो गया? कुछ देर तक उसका चेहरा निहारा तो सारे गिले शिकवे जाते रहे, सारी दूरियां तिरोहित होती गईं। क्यों ना मैं इस लड़के को ही अपना बनाऊं जो मेरे घर में ही है। अचानक उम्र प्रेम से साहस पाकर पास चली गई। अनुपम सो रहा था, वह उसके पास लेट गई और बहुत देर तक उसके चेहरे को निहारती रही। आखिर छोटी छोटी बातों से उपजा ऐसा अहम किस काम का जो जीवन की खुशियां ही छीन ले। लगा जैसे समर्पण में ही जीत है, हार नहीं। पति पत्नी में कैसा अहम भावावेश में वह अनुपम के शरीर से बुरी तरह लिपट गई। तुम क्या हुआ? जागने के बाद अनुपम ने पूछा तो मोनिका ने इठलाती भावभंगिमा और कंटीली मुस्कान के साथ आंख मार दी। अनुपम के अंदर प्रेम पूरित रोमांस की लहर सी दौड़ गई। उसने मोनिका को अपनी बाहुपाश में जकड़कर कसकर भींच लिया। कहाँ थी इतने दिनों से? मोनिका उसकी बाहों की जकड़न में कसमसाती रही, एक अलौकिक सुख के साथ। बहुत देर तक दोनों यूं ही एक दूसरे की बाहों में समाये रहे। फिर अनुपम ने कहा, मेरी ही गलती थी मोना, तुम्हें छोड़कर बाहर खुशियां तलाश रहा था, जबकि मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरे घर में ही थी। मुझे माफ़। मोनिका ने तुरंत अनुपम के होठों पर अपनी उंगलियां रख दीं। बोली, जाने मन, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। अपनी जिद को पूरा कराने के लिए तुम्हें दुख पहुंचाती रही, फिर भी तुमने कुछ नहीं कहा। अनु, मैं कुछ भी कहूँ तो मुझे समझने का पूरा अधिकार है तुम्हें। तुम्हारी हर बात मानूंगी। अब इस घर को छोड़कर सबके साथ उसी घर में रहेंगे। भूल जाओ पुरानी बातों को, हम घर आते जाते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि परिवार के लोग हमारे अलग रहने की स्थिति को समझ सकेंगे। थोड़ा रुककर वह फिर बोला, मोना, मैं तुम्हें एक सज़ा देना चाहता हूँ। क्या? मोनिका चौंकी। एक पल के लिए भी बातचीत बंद मत करना।
जवाब में मोनिका ने अनुपम के होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसके शरीर से कसकर चिपक गई। दिलों की तेज होती धड़कनों के साथ दोनों प्रेम रस में डूब गए। उन्हें लगा कि पति पत्नी के बीच का प्रेम ही यथार्थ है, परिपूर्ण है। उसे दूसरों में तलाशने की जरूरत नहीं। दूसरों से प्रेम की चाह रखना एक मरीचिका के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। प्रेम के विकल्प के दिवा स्वप्न से अब उनका मोह भंग हो चुका था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।